Hello, aspirants. Good morning, good afternoon, and good evening to all of you. Welcome to the Chemopedia IITR channel. जैसा कि आप सभी को पता है, we have already started the class 12 की सीरीज, जिसमें हमने फर्स्ट सीरीज स्टार्ट की थी, which is liquid solution. लिक्विड सोल्यूशन के अंदर हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 3, जिसके अंदर हमारी जो मेन टॉपिक्स रहने वाले हैं वो है रॉल्फ लॉ एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. ठीक है. अगर हम बात करें लास्ट लेक्चर की, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की थी, जिसमें से सबसे पहली चीज है इवेपोरेशन, देन वेपराइजेशन एंड देन बॉइलिंग पॉइंट. उन तीनों क्वेश्चंस, उन तीनों टॉपिक्स के ऊपर अगर हम बात करें, तो उन तीनों टॉपिक्स को हमने सीखा वहां पर था लास्ट लेक्चर के अंदर. कौन कौन से फैक्टर्स पर ये अफेक्ट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स पर ये डिपेंड करते हैं और किस तरीके से डिपेंड करते हैं, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी, विच इज इन लेक्चर नंबर 2. अगर अब बात करें हम लेक्चर नंबर 3 की, तो जब लास्ट लेक्चर नंबर 2 में हमने सीखा था, उसी को ही हम इस लेक्चर में अप्लाई करना सीखेंगे कि इसमें हम अप्लाई कैसे करते हैं. तो व्हाट इज इन द रॉल्फ लॉ. रॉल्फ लॉ के अंदर हम ये देखेंगे कि वेपर प्रेशर किसी भी मिक्सचर का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर उस मिक्सचर के अंदर वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स अगर प्रेजेंट हो, तो किस तरीके से हम कैलकुलेशन को करते हुए जाएंगे और इसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. क्लियर है. बहुत वास्ट टॉपिक है रॉल्फ लॉ, एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा. प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा. आज के लेक्चर में हम रॉल्फ लॉ को सीखेंगे, क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रॉल्फ लॉ को ही आगे लेकर चलेंगे. काफी वास्ट टॉपिक है. ठीक है. आइए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, विच इज रॉल्फ लॉ. अगर रॉल्फ लॉ की बात करें, तो अगर हम बात करें सबसे पहले रॉल्फ लॉ में, तो क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा जी? हम कैलकुलेट कर कर लेकर आने वाले हैं जो मिक्सचर मैंने तैयार किया है, उसका वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट कर कर लेकर आएंगे. ठीक है. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशंस. आइए स्टार्ट करते हैं. हेडिंग लिख लीजिएगा रॉल्फ लॉ. ठीक है. तो रॉल्फ लॉ की अगर बात करें, तो सबसे पहले रॉल्फ लॉ में हम देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर. ठीक है. मैंने कहा अगर हम मिक्सचर या फिर सोल्यूशन लिख लेते हैं, मैंने कहा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट कर कर लेकर आएंगे. एंड आई नो दैट सोल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट्स है बेटा. कितने कंपोनेंट्स है सोल्यूशन में? 2 कंपोनेंट्स. वन इज सॉल्यूट, अदर इज सॉल्वेंट. तो आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स, विच इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है. मैंने कहा सॉल्यूट की अगर बात करें, तो सॉल्यूट भी 2 टाइप के हो सकते हैं. हो सकता है ये वॉलेटाइल नेचर का हो, या फिर हो सकता है ये नॉन वॉलेटाइल नेचर का. सॉल्वेंट भी 2 टाइप के हो सकते हैं. हो सकता है ये वॉलेटाइल हो सकता है ये नॉन वॉलेटाइल. ठीक है. जनरली सॉल्वेंट कौन सा आएगा हमारे पास? वॉलेटाइल सॉल्वेंट आएगा. ये वाला सॉल्वेंट आपके पास में जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा. अब मैंने कहा सॉल्यूट दोनों आ सकते हैं, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दोनों. जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वॉलेटाइल कंपोनेंट क्या होता है? जो अपनी वेपर्स बनाता है. जो अपनी वेपर्स बना रहा है, वो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर भी क्रिएट करेगा सोल्यूशन की लेयर के ऊपर. यस और नो? मैंने कहा अगर नॉन वॉलेटाइल की बात करें, तो नॉन वॉलेटाइल क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट वो होते हैं जो खुद की वेपर्स नहीं बनाते. अगर ये खुद वेपर्स नहीं बना रहे हैं, तो क्या इनके वेपर, अगर वेपर्स नहीं बन रही है, तो क्या कोई वेपर प्रेशर क्रिएट होगा सोल्यूशन की लेयर के ऊपर? नहीं. तो मैंने कह दिया सबसे पहले व्हाट इज वॉलेटाइल. वॉलेटाइल फॉर्म वेपर्स. क्या ये नॉन वॉलेटाइल वेपर्स फॉर्म करेंगे? नहीं करेंगे. डू नॉट फॉर्म वेपर्स.
ठीक है। मैंने कहा अगर ये वेपर्स फॉर्म कर रहे हैं तो क्या ये वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, कंट्रीब्यूट इन वेपर प्रेशर। ठीक है। मैंने कहा ये नहीं फॉर्म कर रहे हैं तो ये वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, डू नॉट कंट्रीब्यूट इन वेपर प्रेशर। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल की बात करूं तो वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल के अंदर मैंने ये तो देख लिया कि वेपर्स कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। ठीक है। अब मैंने कहा कि वेपर्स में ही हम अगर देखें तो सबसे पहले रॉल्ट ने क्या बताया था, तो सबसे पहले मैंने कह दिया, और वॉलेटाइल में यहां पर भी सॉल्वेंट क्या करेगा? वेपर्स बनाएगा, तो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है। तो सबसे पहला है मेरे पास केस नंबर 1, विच इज केस नंबर 1, विच इज क्या है बेटा? केस नंबर 1, वॉलेटाइल सॉल्यूट इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है। और सोल्यूशन कैसा है आपका? बाइनरी सोल्यूशन है। बाइनरी होने के साथ साथ सोल्यूशन कैसा बिहेवियर शो कर रहा है? आइडियल बिहेवियर। क्लियर है? आइए, मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहां पर, ये मेरे पास में बीकर है, इसमें मैंने सोल्यूशन ले लिया बेटा ए का, ये मेरे पास ए है। ठीक है। मैंने मिक्स कर दिया इसको बी के साथ, ये मेरे पास बी है। दोनों को मैंने मिक्स किया और एक सोल्यूशन मैंने बना दिया। नोट्स बनाते हुए चलना है आपको साथ साथ में। ठीक है। आइए, मैंने कहा ए क्या है? वॉलेटाइल नेचर का, बी भी क्या है? वॉलेटाइल है। ठीक है। ये क्या है? सोल्यूशन है जिसके अंदर ए और बी दोनों प्रेजेंट है। ठीक है। मैंने कहा अगर मैं सोल्यूशन को हीट करूंगी बेटा, तो अगर मैंने सोल्यूशन को हीट किया तो क्या सोल्यूशन को हीट करने पे ये बीकर अगर क्लोज्ड है तो यहाँ पर वेपर्स बनेंगे? क्या इस वेपर के अंदर ए और बी दोनों है? बिल्कुल, इस वेपर के अंदर ए और बी दोनों प्रेजेंट है। यस और नो? तो हियर वेपर्स ऑफ ए एंड बी आर प्रेजेंट। क्लियर है? मैंने कहा ये भी वेपर्स बनाएगा, ये भी वेपर्स बनाएगा, तो वेपर प्रेशर तो क्रिएट करेंगे। फ्रॉम द रॉल्ट लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास में कोई वॉलेटाइल सॉल्यूट या सॉल्वेंट या कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो अगर उसे हीट करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन फेज। क्लियर है? तो मैंने कहा सबसे पहले तो मुझे कुछ चीजें देखनी है, तो मैंने कहा सबसे पहले मैंने कह दिया कि व्हाट इज रॉल्ट लॉ। रॉल्ट लॉ इज, रॉल्ट लॉ ने क्या कह दिया? रॉल्ट लॉ ने कह दिया, थोड़ी सी स्पेस छोड़कर लिखिएगा स्टेटमेंट को। रॉल्ट लॉ ने कह दिया कि अगर हम बात करें वेपर प्रेशर की, या फिर हम ज्यादा एक्यूरेट टर्म लिखते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, partial vapor pressure of any component is directly proportional to the mole fraction of that component in solution phase, और कह सकते हो आप लिक्विड फेज। क्लियर है? आइए, तो मैंने कह दिया, इसने क्या स्टेटमेंट दी? इसने ये स्टेटमेंट दी कि जो पार्शियल प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या आएगा? प्योर प्रेशर कांस्टेंट इनटू एक्स। व्हाट इज पी हियर? पी इज द पार्शियल प्रेशर। व्हाट इज पी नॉट? पी नॉट इज द प्योर प्रेशर।
दोनों में डिफरेंस क्या है? पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर होता है, जैसे मान लो कि अगर मैं एक कंटेनर ले रही हूँ, उसमें ए और बी दोनों प्रेजेंट है, तो उनमें कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस होंगे, रिपल्शन अट्रैक्शन कुछ होगा उसके बीच में। तो ए का जो वेपर प्रेशर है, उसके बीच में जो बी है वो कुछ ना कुछ या तो रिटार्ड करेगा या उसको फेवर करेगा, कुछ ना कुछ उसका इंटरेक्शन होगा बी का। तो उस टाइम पर उस मिक्सचर के अंदर, उस सोल्यूशन के अंदर जो ए का प्रेशर है दैट इज पार्शियल प्रेशर। अगर मैंने एक बीकर में केवल ए ही लिया है तो क्या ये कोई इंटरेक्शन, कुछ रिपल्शन अट्रैक्शन करेगा? नहीं करेगा। तो इसका इस टाइम पर प्योर फॉर्म में जो प्रेशर है दैट इज प्योर प्रेशर। क्लियर है? तो मैंने कहा व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर इज इन दी सोल्यूशन। ठीक है, और ये क्या होता है, सेपरेटली इसको देखते हैं हम। ठीक है, मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं इस सोल्यूशन की, इस सोल्यूशन में ये वेपर्स किसके, ए और बी दोनों की है, तो इस सोल्यूशन के ऊपर जो वेपर प्रेशर लग रहा होगा, जिसको हम पी सोल्यूशन, पी टोटल बोल रहे हैं, उसमें ए का भी कंट्रीब्यूशन है, बी का भी कंट्रीब्यूशन है। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं पी सोल्यूशन की, तो वो किसके इक्वल है बेटा, पी ए प्लस पी बी के इक्वल है। इतना तो समझ में आता है? क्लियर है? आइए, मैंने कह दिया कि P solution is equal to PA plus PB. This is my equation number 1. See, from the component A, from component A, you can say that PA is equal to the P naught A XA. Yes or no? तो मैंने कह दिया, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2. मैंने कहा from component B, you can say that PB is equals to P naught B XB. This is my equation number 3. ठीक है, तो मैं क्या इन वैल्यूज को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दूं? तो मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दी। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 and 3 इनटू इक्वेशन 1। क्लियर है? तो मैंने कहा P सोल्यूशन किसके इक्वल आ गया, P सोल्यूशन इज इक्वल्स टू PA प्लस PBN। इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी PA की, PA इज P नॉट A एक्स ए, PB इज P नॉट B एक्स बी। दिस इज इक्वल टू P सोल्यूशन। यस और नो? इतना समझ में आता है? एंड यू नो दैट कि अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो मैंने कहा यहाँ दो कंपोनेंट्स है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। देन एक्स ए यू कैन राइट 1 माइनस एक्स बी, एंड एक्स बी यू कैन राइट 1 माइनस एक्स ए। You can put the value of xa and xb in this equation and what you will get, एक बार मैंने वैल्यू पुट कर दी एक्स ए की विच इज 1 माइनस एक्स बी, एक बार मैंने वैल्यू पुट कर दी एक्स बी की विच इज 1 माइनस एक्स ए। यस और नो? वैल्यू पुट कर दे ऊपर वाली इक्वेशन में, क्या निकल कर आएगा, P सोल्यूशन इज इक्वल्स टू P नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस P नॉट बी एक्स बी। यस और नो? आइए, मैंने कह दिया मल्टीप्लाई कर दूं, P नॉट ए माइनस P नॉट ए एक्स बी प्लस P नॉट बी एक्स बी। यस और नो? आइए चले आगे। दिस इज P सोल्यूशन, दिस इज P सोल्यूशन। क्लियर है इतनी सी बात? चले आगे। आइए, क्या मैं यहाँ से एक्स बी को कॉमन निकाल लूं? क्या कॉमन निकाल लूं बेटा? मैं एक्स बी को कॉमन निकाल लूं। तो मैंने कहा एक्स बी को अगर मैं कॉमन निकालूंगी तो सबसे पहले मैंने कह दिया एक्स बी मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, विच इज P नॉट ए एज इट इज। एक्स बी मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया, P नॉट बी माइनस P नॉट ए। क्या बच गया ब्रैकेट में? P नॉट बी माइनस P नॉट ए। यस और नो? आइए, तो मैंने कहा ये क्या है आपका P सोल्यूशन। ये पहली इक्वेशन आ गई आपकी, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ध्यान रहे इस इक्वेशन का, यहां से जेई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहां पर भी वैल्यू पुट कर दें, तो मैंने कहा वैल्यू पुट की, क्या आ गया, P सोल्यूशन इज इक्वल्स टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी की जगह वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस एक्स ए। सॉल्व कर दे इसको, मल्टीप्लाई कर दे अंदर, कितना आएगा, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी माइनस P नॉट बी एक्स ए। दिस इज P सोल्यूशन।
क्या मैं यहाँ से x से कॉमन ले लूं? ले सकते हैं। तो मैंने कहा P सोल्यूशन इज इक्वल टू दी P नॉट B एज इट इज प्लस एक्स ए मैंने ले लिया कॉमन, और क्या बच गया आपके पास? P नॉट A माइनस P नॉट B। यस और नो? इतना समझ में आता है? ये समझ में आता है? आइए, तो ये बन गई मेरी दूसरी इक्वेशन। ये क्या बन गई मेरी? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्या इसका ग्राफ प्लॉट कर ले एक बार? तो मैंने कह दिया अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ के अंदर मैंने कहा कि सबसे पहले ये है हमारे पास में ग्राफ। ठीक है, ये क्या है मेरे पास? ग्राफ है। सी, यहां पर मैंने ले लिया वेपर प्रेशर बेटा, और यहां पर मैंने ले लिया है, यहां पर लेट सपोज मैंने ले लिया है एक्स ए इक्वल टू 1 और एक्स बी यहाँ पर 0 है, या फिर आप बोल सकते हो एक्स ए मेरा कितना है? 1 है। ठीक है, एक काम कीजिए, यहाँ पर ले लीजिए आप एक्स बी। ठीक है, मैंने कहा कि यहाँ पर जब हम बात करेंगे एक्स बी की, तो एक्स बी मैंने यहाँ पर लिया एक्स एक्सिस पे, यहाँ पर आपका प्रेशर क्या होता जाएगा? धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। मैंने कहा यहाँ पर ये क्या है बेटा? इंटरसेप्ट क्या है? ये मान लीजिए आपका एक्स है, ये हो गया आपका एम, ये हो गया आपके पास इंटरसेप्ट, ये है आपका पी नॉट ए। अगर ये पी नॉट ए है, इसका मतलब ये क्या है? प्योर प्रेशर है। और अगर ये प्योर प्रेशर है तो आप क्या कह सकते हो? यहाँ पर सिर्फ ए ही प्रेजेंट होगा। तो मैंने कहा एक्स बी यहाँ पर क्या है? ये वाला पॉइंट 0 है, तो एक्स बी यहाँ पर क्या हो गया आपके पास? एक्स बी इस वाले पॉइंट पर कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, जैसे जैसे आपका एक्स बी बढ़ता जाएगा, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर पी नॉट ए है तो एक्स ए कितना हो गया आपका? कंप्लीटली 1 हो गया। ओनली पी नॉट ए है, मतलब ओनली ए है, तो सिर्फ प्रेशर किसका आया? पी नॉट ए का आया। तो जैसे जैसे ए कम होता जाएगा वैसे वैसे ए का प्रेशर भी क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा टाइम के साथ साथ। यहां मैंने ग्राफ बना लिया कि यहां मैंने ले लिया ये एक्स ए, और यहां मैंने ले लिया वेपर प्रेशर। मैंने कह दिया कि ये आपके पास में इंटरसेप्ट मान लो, तो ये क्या आ गया? पी नॉट बी। धीरे धीरे प्रेशर इसका क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। मैंने कहा यहाँ पर पी नॉट बी है, मतलब इस वाले पॉइंट के ऊपर सिर्फ बी प्रेजेंट होगा, तो मैंने कह दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो गया? 1, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना? 0। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना? 0। जैसे जैसे बी का अमाउंट कम होता जाएगा सोल्यूशन के अंदर, मोल फ्रैक्शन यहाँ पर जाओगे तो जो बी का अमाउंट है वो क्या होता जाएगा? मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा। जैसे जैसे ये मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा, इसका प्रेशर भी क्या होता जाएगा? धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। मैंने दोनों ग्राफ को कर दिया ज्वाइन, तो मैंने कहा कलेक्टिवली हम क्या कह सकते हैं? मैंने ग्राफ बनाया ये, ठीक है, मैंने कहा इस पॉइंट के ऊपर एक्स ए है मान लो आपका 1, और एक्स बी है आपके पास में 0। इस वाले पॉइंट के ऊपर एक्स बी है आपका 1, और एक्स ए क्या है आपके पास? 0। एक्स ए क्या है? 0। एक्स बी क्या है आपका? 1। क्लियर है? मैंने कहा मान लो ये आपके पास में पी नॉट ए है, तो ये प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज होता गया, और ये है आपके पास पी नॉट बी, तो ये वाला प्रेशर धीरे धीरे इस तरीके से डिक्रीज होता गया। सोल्यूशन की लाइन कौन सी हो गई? इसको ज्वाइन कर दो, ये पी सोल्यूशन हो गया, जिसमें आपने कह दिया पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी है। क्लियर है? ये वाली लाइन किसकी है? बी की है, तो आपने कह दिया ये किसकी लाइन है? पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी की है। मैंने कहा ये वाली लाइन किसकी हो गई फिर? पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए की। यस और नो? ध्यान से इस ग्राफ को देखिए और इस ग्राफ में कुछ बातें ऑब्जर्व कीजिएगा। मैंने कहा सबसे पहली बात तो आप ये देख रहे होंगे कि पी नॉट ए कम है, पी नॉट बी क्या है? ज्यादा है। ये वेपर प्रेशर है, पी नॉट ए इतना है, पी नॉट बी इससे ज्यादा है। तो मैंने कहा वेपर प्रेशर की बात करूं अगर प्योर प्रेशर की, तो प्योर प्रेशर में मैंने कह दिया पी नॉट ए क्या है? लेस देन पी नॉट बी है। यस और नो? मैंने कहा अगर पी नॉट ए कम है, पी नॉट बी ज्यादा है, मतलब प्योर प्रेशर बी का ज्यादा है, तो वॉलेटाइल नेचर में ज्यादा कौन होगा? बी होगा। तो मैंने कह दिया वॉलेटाइल नेचर किसका ज्यादा होगा? बी का ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी वेपर्स क्या बन रही है? ज्यादा बन रही है। क्लियर है इतनी सी बात? मैंने कहा लास्ट लेक्चर के अंदर आपको मैंने ये सिखाया था
कि जो वेपर प्रेशर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट से क्या रिलेशन होता है। वहां हमने देखा था जिसका जितना ज्यादा वेपर बनेगी उसकी उतनी ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा वो जल्दी से बॉइलिंग पॉइंट 1 एटीएम को अचीव कर लेगा प्रेशर को, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो मैंने कह दिया जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। तो मैंने कह दिया बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो किसकी ज्यादा हो जाएगा, ए का ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू बी के। आइए अब मैंने कहा दूसरी बात आप ऑब्जर्व कीजिए, एक्स ए आपका यहाँ पर सिर्फ एक्स ए है, एक्स बी तो आपका है ही नहीं यहाँ पर। तो मैंने कह दिया कि जैसे जैसे आप इधर से इधर जा रहे हो एक्स ए का अमाउंट क्या होता जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो लेट सपोज यहाँ पर मैंने कह दिया आपको कि ये यहाँ पर आपका एक्स ए है 0.8 मोल फ्रैक्शन और एक्स बी है आपका 0.2 मोल फ्रैक्शन। तो क्या एक्स ए का मोल फ्रैक्शन कम हुआ, मोल फ्रैक्शन कम हुआ तो उसके मोल्स कम हुए होंगे, मोल्स कम हुए इसका मतलब इसके अंदर अमाउंट क्या होता जा रहा है, एक्स से धीरे धीरे कम होता जा रहा है सोल्यूशन में आते ही, हाँ या ना। तो मैंने कहा जैसे जैसे आप इधर जाओगे एक्स से क्या होता जाएगा आपका, इधर जाते हुए एक्स से आपका डिक्रीज होता हुआ चलता जाएगा, यस और नो। आप जैसे जैसे इधर से इधर आ रहे हो एक्स बी 0 था अब 0.2 हो गया, तो एक्स बी क्या होता जा रहा है आपका, इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, यस और नो। इन दोनों का जो मिड पॉइंट है जैसे कि ये यहां पर क्या होगा, तो मैंने कह दिया ये जो मिड पॉइंट है इस मिड पॉइंट के ऊपर आप कह सकते हो कि मिड पॉइंट पे आपने कह दिया ये जो मिड पॉइंट है इसके ऊपर क्या हो जाएगा, दोनों बराबर होंगे, एक्स ए भी कितना 0.5 और एक्स बी भी कितना होगा आपका 0.5 होगा, यस और नो, हाँ या ना। तो मैंने कहा अगर मैं इस ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो दो पार्ट्स में अगर मैं बेटा डिवाइड करती हूँ इसको तो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके क्या हो जाएगा, लेट सपोज मैंने इसको दो पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर दिया, तो ये फर्स्ट रीजन जो है हमारे पास दिस रीजन, ये इस वाले रीजन के अंदर आप क्या कह सकते हो, इसके अंदर आपका एक्स ए का अमाउंट क्या है ज्यादा एज कंपेयर टू एक्स बी के, हाँ या ना। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एक्स ए क्या हो गया आपका ज्यादा एक्स बी से। मैंने कहा इस वाले रीजन के अंदर कौन ज्यादा होगा, इस वाले रीजन में एक्स बी क्या होगा आपका ज्यादा एज कंपेयर टू एक्स ए, क्योंकि एक्स ए यहाँ पर 10 to 1 हो रहा है। मैंने कहा यहाँ पर 1 के आसपास रहेगा एक्स ए मतलब एक्स बी मतलब, तो कितना रहेगा, मान लो 0.8 रह सकता है 0.7 रह सकता है, तो क्या होगा 0.5 से तो एक्स बी क्या होगा ज्यादा होगा, एक्स ए यहाँ पर 0.5 से कम होगा। तो मैं यहाँ पर ऐसा भी लिख सकती हूँ कि एक्स ए इज लेस देन 0.5 इन दिस रीजन। यहां मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स बी इज लेस देन 0.5 इन दिस पर्टिकुलर रीजन, यस और नो। इतना तो समझ में आता है, ये ग्राफ की स्टडी है, क्लियर है इतनी सी बात। आइए मैंने कहा अगर मैं इसी ग्राफ को कन्वर्ट कर दूं कन्वर्जन टू दी टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, ऊपर वाले ही ग्राफ एक बार वापस इधर साइड में छोटा सा बना देती हूं मैं। ग्राफ कुछ इस तरीके से था आपके पास, ये पी नॉट ए ये पी नॉट बी, यहाँ वेपर प्रेशर था और ये ग्राफ इस तरीके से था, ठीक है। मुझे इसे टेम्परेचर के कर्व में चेंज करना है, ठीक है। तो मैंने कैसे चेंज किया, यहाँ मुझे क्या लेना पड़ेगा टेम्परेचर, मुझे यहाँ क्या लेना पड़ेगा टेम्परेचर, यस और नो। मैंने कहा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका एक्स ए 1 था एक्स बी कितना था 0, यहाँ पर आपका एक्स बी 1 था और एक्स ए कितना था 0, यस और नो। तो सिर्फ यहाँ पर ए ही है तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा टेम्परेचर वो किसका आएगा, ए का आएगा। तो यहाँ पर मैंने कह दिया अगर इसका वेपर प्रेशर कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं वेपर प्रेशर की तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है बेटा, बी का ज्यादा है एज कंपेयर टू ए के। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका ज्यादा होगा, ए का ज्यादा होगा, किसकी कंपैरिजन में, बी की कंपैरिजन में। तो मैंने कह दिया कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ए का वो ये है, तो मैंने कह दिया टीबी नॉट है, सॉरी टी ए नॉट है, ठीक है, ए है ना यहाँ पे टी ए नॉट है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है टी नॉट ए टी नॉट बी, क्लियर है। मैंने कहा जैसे जैसे बढ़ता जाए जैसे जैसे आपके पास में अमाउंट कम होता जाएगा ए का वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा,
सेम इस लाइन को आपने यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ये क्या बन गई इस बार आपकी सोल्यूशन की लाइन। दिस इज पी सोल्यूशन, दिस इज पी बी वाली लाइन और दिस इज पी ए की लाइन। यस और नो, इतना समझ में आता है। आइए, तो ग्राफ को आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो ग्राफ की स्टडी सीखो, स्टडी ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो मैंने कहा सबसे पहले आपके पास में ये ग्राफ है, लेट सपोज पी नॉट ए, पी नॉट बी, ठीक है। यहाँ है एक्स ए 1, एक्स बी 0, यहाँ एक्स ए 0 है, एक्स बी आपका 1 है, ठीक है। आइए, मैंने कह दिया आपको कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर लेट सपोज ये इस पॉइंट की बात करती हूँ, इसका मिड पॉइंट तो हो गया ये वाला, तो मिड पॉइंट पे मैंने लिख लिया ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर तो एक्स ए और एक्स बी बराबर होगा, वो भी कितना 0.5 होगा, ठीक है। इस वाले रीजन के अंदर मैंने कह दिया कि ये जो फर्स्ट रीजन है इसमें एक्स ए टेंड्स टू 1 है, तो इस वाले रीजन के अंदर एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स बी होगा, एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट एक्स बी इज लेस देन 0.5 होगा। इस वाले रीजन के अंदर एक्स ए कम होगा, एक्स बी क्या होगा, टेंड्स टू 1, तो एक्स बी ग्रेटर देन एक्स ए, एंड यू कैन ऑल्सो से दैट एक्स ए इज लेस देन 0.5। यस और नो। आइए, अब मैंने कहा कि अगर मुझे करस्पॉन्डिंग इस पर बताना है तो मैंने कह दिया लेट सपोज इस पर मैंने आपको कुछ डाटा दे दिया कि एक्स ए आपका है 0.6 और एक्स बी लेट सपोज आपका 0.4, ठीक है। तो मुझे बताना है कि इसके करस्पॉन्डिंग इस पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन के ऊपर आपका पी सोल्यूशन कितना होगा। ये तीन दिख रही है आपको, तीन इंटरसेक्शन पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये इसको कर रहा है इंटरसेक्ट यहाँ पे, ये इसको कर रहा है यहाँ पे, ये इसको कर रहा है इंटरसेक्ट यहाँ पे। यस और नो। मैंने कहा ये लाइन किसकी थी, ये पीबी की लाइन है, ये पीए की है और ये पी सोल्यूशन की है, हाँ या ना। तो मैंने कहा दिस this intersection point will be your PA at mole fraction this। मैंने कहा B को यहाँ पर इंटरसेक्ट करा है तो this is PB at mole fraction this। This is P solution at this mole fraction। क्लियर है। तो मैंने कहा ये जो आता है ये हमेशा इसका और इसका सम आता है, तो मैंने कह दिया PS इज इक्वल्स टू PA आएगा प्लस PB आएगा हमेशा। लेट सपोज आपके पास में ये वैल्यू ना दे रखी हो, आपको ये 50 दे रखा है, ये 150 दे रखा है, तो पी सोल्यूशन आ गया 50 प्लस 150 200। क्लियर है। ऐसे आपको स्टडी करना है ग्राफ को। आइए कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन at temperature 300 Kelvin, vapor pressure of the solution containing 1 mole A मिलाया, B मिलाया, 1 मोल A है एंड 3 मोल B। इस टाइम पर इस P सोल्यूशन कितना आया आपका 500 mmHg, ठीक है। मैंने कहा एट द सेम टेम्परेचर इफ 1 मोल ऑफ B इज फर्दर एडेड, अगर इसी सेम टेम्परेचर पर 1 मोल B ऐड किया तो वेपर प्रेशर आपका इंक्रीज हो गया 10 mmHg से। कैलकुलेट करना है P नॉट A और P नॉट B। करें स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने कहा ये क्या है आपके पास में मोल्स, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने 3 और 1 4, एक्स बी कितना आ गया 3/4। यस और नो। पी सोल्यूशन की इक्वेशन लिख लू, क्या होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यही होगा। मैंने कह दिया पी सोल्यूशन कितना है 500, पी नॉट ए मुझे पता नहीं है, एक्स ए मेरे को पता है 1/4, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 1/4 पी नॉट ए प्लस 3/4 एक्स बी इंटू पी नॉट बी, ठीक है। 4 में यहाँ से एलसीएम ले लू, कितना आ गया पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी इज इक्वल्स टू 500। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 5 चौक 20 और ये आ गया आपके पास में 2000 इज इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी।
दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है बेटा जी? इक्वेशन नंबर 1 है। ये क्या है? इक्वेशन 1। दूसरे में कहा है कि इसने ए के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन बी में एक एक्स्ट्रा मोल ऐड कर दिया। पहले 3 थे, अब ये कितना हो गया है? 4 मोल हो गया है। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की है। उस टाइम पर पी सोल्यूशन 10 mmHg बढ़ गया है। पहले 500 था, अब हो गया है 510, मतलब 500 प्लस 10 कितना आ गया? 510 mmHg। क्लियर है? आइए, मैंने कहा मोल फ्रैक्शन निकालू, कितना आएगा? एक्स से आ गया 1/5, एक्स भी आ गया 4/5। यस और नो? आइए फिर से एक पी सोल्यूशन की इक्वेशन लिख लेती हूँ। पी सोल्यूशन इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, पी सोल्यूशन कितना? 510 इज इक्वल्स टू पी नॉट ए नहीं पता, एक्स ए आपके पास 1/5 प्लस पी नॉट बी कितना मुझे नहीं पता, एक्स बी कितना आ गया? 4/5 पी नॉट बी। यस और नो? तो मैंने कह दिया कि एलसीएम ले लू यहां से, फिर से एलसीएम ले लिया 5, दिस इज पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी इज इक्वल्स टू 510, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ गया? 0 525 इज इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस 4 पी बी नॉट। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। क्या दोनों को इक्वेट कर दूं? तो मैंने कहा इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास? 2000 इज इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी। ठीक है, मैंने कहा इस इक्वेशन को भी लिख लो। ये 2550 इज इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी। दोनों इक्वेशंस को कर दो आप माइनस आपस में। पी नॉट ए से पी नॉट ए कैंसिल, कितना आया? 2550 में से 2000 गए, कितना बचा? 550 इज इक्वल्स टू -4 पी नॉट बी प्लस 3 पी नॉट बी। ठीक है, तो मैंने कहा ये बड़ा है, साइन इसका आएगा, तो कितना आ गया? ये माइनस का पी नॉट बी इज इक्वल्स टू -550, माइनस से माइनस कैंसिल, पी नॉट बी कितना आ गया आपका? 550 mmHg। यस और नो? पी नॉट ए निकालना है। अब एक काम करो, किसी भी इक्वेशन के अंदर पी नॉट बी की वैल्यू पुट कर दो, पी नॉट ए अपने आप आ जाएगा। तो आपने वैल्यू पुट कर दी, 2000 इज इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस 3 पी बी नॉट के अंदर। ठीक है, कितना आ गया? पी नॉट ए इज इक्वल्स टू 2000, ये इधर आ गया, कितना आया? 3 इंटू 550, कितना आ गया? 2000 माइनस ये आ गया 0 15 1 15 और एक 16, कितना आ गया? ये 300 350 mmHg। क्लियर है इतनी सी बात? सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ये आपको एक ग्राफ दे रखा है जिसमें पी नॉट बी और पी नॉट ए आपको गिवन है। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर एट दिस कंडीशन। इस कंडीशन पे आपको बताना है एक्स ए कितना होगा और एक्स बी कितना होगा। ठीक है, तो ये आपको इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर्स दे रखे हैं। इसका मतलब ये क्या है? ये कौन सी लाइन है? बी की लाइन है। इसका मतलब ये पीवी गिवन है और ये क्या गिवन है आपको? पीए गिवन है। तो सबसे पहले पी सोल्यूशन निकाल लू। कितना होता है पी सोल्यूशन? पीए प्लस पीवी। तो पीए कितना है आपके पास? 150, पीवी कितना है? 50, कितना आ गया आपके पास? 200 mmHg। क्लियर है? आइए, इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करनी है। पी सोल्यूशन इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। पी नॉट ए मुझे दे रखा है, कितना है पी नॉट ए? 160, पी नॉट बी है 220, दिस इज 160, एक्स ए मुझे नहीं पता, प्लस दिस इज 220 और एक्स बी भी मुझे नहीं पता। सोल्यूशन कितना आ गया हमारे पास में? 200 आ गया, है ना? देख लेते एक बार, डाटा सही है। 220 160 और ये 200। ठीक है, आइए, अब दो वेरिएबल्स आ चुके हैं, आपको एक वेरिएबल रखना है पहले। तो आपने कहा, मान लो आपने एक्स ए की जगह वैल्यू पुट कर दी, तो आपको पता है एक्स ए और एक्स बी का सम कितना होता है? 1। तो एक्स ए किसके इक्वल आ गया? 1 माइनस एक्स बी। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, 160 इंटू 1 माइनस एक्स बी इज इक्वल प्लस 220
इंटू एक्स बी कितना आया 160 माइनस 160 एक्स बी प्लस 220 एक्स बी। यस और नो? मैंने कह दिया एक्स बी में से एक्स बी माइनस हो सकता है, इसको इधर ले आओ, कितना बचा 200 में से 160 गया 40 इज इक्वल्स टू 220 में से 160 गया कितना बचा 40 और 20 60 एक्स बी। यस और नो? तो एक्स बी किसके इक्वल आ गया बच्चा 40/60, दिस इज इक्वल टू 4/6, दिस इज इक्वल टू 2/3, दिस इज इक्वल टू 0.666। यस और नो? तो x से निकालना है आपको, x से कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.66, कितना आ गया आपके पास में 4, और ये 9 में से 3 गए कितना बचा 3, 0.34। क्लियर है? ऐसे आपको निकालना है। आइए देखिए, ये एक क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आपको इस टर्म में दे रखा है, आपको प्योर प्रेशर बताना है ए का और प्योर प्रेशर बताना है बी का। प्योर प्रेशर का मतलब क्या पी नॉट ए बताना है, पी नॉट बी बताना है। यस और नो? मैंने कहा ये इक्वेशन है, आपको एक ऐसी इक्वेशन जनरेट करनी है जो इसके कंपैरेबल हो। स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, यही किया था। तो मैंने कहा पी सोल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होता है। यस और नो? आपको पता है इस इक्वेशन के अंदर एक्स बी बचा हुआ है, मुझे एक्स से हटाना है क्योंकि इस इक्वेशन में एक्स ए नहीं है, तो क्या एक्स ए की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पर? तो मैंने कहा कि एक्स ए की वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, वैल्यू पुट की पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी इज इक्वल्स टू पी सोल्यूशन। मल्टीप्लाई कर दो, अंदर कितना आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, एक्स बी कॉमन ले लो यहां से, तो पी नॉट ए प्लस एक्स बी आपने ले लिया कॉमन, क्या बच गया आपके पास पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इज इक्वल्स टू पी सोल्यूशन। ठीक है, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन। अब आपको कंपेयर किससे करना है, पीएस आपको दे रखा है कितना 6 प्लस 1.5 एक्स बी। ठीक है, तो एक्स बी वाली टर्म ये है, इसका मतलब दिस टर्म एंड दिस टर्म इज कंपैरेबल। एक्स बी तो हट गया, मैंने कहा बाकी बचा हुआ बाकी बचे हुए के इक्वल होगा, तो मैंने यहां से लिख लिया कि यहाँ पर सबसे पहले P सोल्यूशन इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स बी इंटू 1.5 गिवन है। तो मैंने कहा कि ये आपके पास में एक्स बी के बराबर, तो ये किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल। तो आपने पहले लिख लिया पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए आ गया आपका 1.5 के इक्वल। अब ये 6 किससे कंपेयर हो रहा है, इससे कंपेयर हो रहा है, तो आपने लिख लिया पी नॉट ए तो कितना आ गया आपका 6 आ गया। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो पी नॉट ए की, तो पी नॉट बी कितना आ गया 1.5 प्लस 6 कितना आया ये 7.5, ये आ गया आपका पी नॉट बी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जेई में बहुत पूछे जाते हैं, अब तो नीट में भी पूछे जाने लगे हैं। देखिए नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। तो मुझे क्या करना है, मोल फ्रैक्शन का रिलेशन निकालना है लिक्विड फेज में भी और वेपर फेज में भी। अभी मैंने किसका पढ़ा, रॉल्ट लॉ में लिक्विड फेज का पढ़ा है ना, एक्स से पढ़ा एक्स बी पढ़ा, किसका था वो लिक्विड फेज का। इस बार हमें किसका निकालना है, वेपर फेज का भी निकालना है। किसका निकालना है, वेपर फेज का। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन की, तो दो फेजेस में है, एक है लिक्विड फेज और एक क्या है आपके पास वेपर फेज। ठीक है, तो लिक्विड फेज की अगर बात करें तो कौन बताता है लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन को, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज की, तो सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन सीखनी है लिक्विड फेज, कैसे रिप्रेजेंट करोगे एक्स से, यहां पर एक्स ए या फिर एक्स बी ऑफ ए क्या हो जाएगा एक्स ए हो जाएगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज ऑफ बी कितना हो जाएगा एक्स बी हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा वेपर फेज के अंदर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज क्या हो जाएगा, किससे डिनोट करोगे आप, डिनोट करोगे वाई ए से। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज किससे डिनोट करोगे आप, वाई बी से। क्लियर है?
आइए, अब मैंने कहा अगर लिक्विड फेज की बात करें तो कौन बताता है लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन को? रॉल्ट बताता है। यहाँ पर कौन बताता है? ये डेल्टन बताता है। कौन बताता है? डेल्टन बताता है। तो डेल्टन ने, जैसे रॉल्ट ने कहा कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड फेज, सेम वैसे ही डेल्टन ने भी एक स्टेटमेंट दी कि जो पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का है उस सोल्यूशन के अंदर वो हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज। लेकिन यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो आता है पी टोटल। तो यहाँ पर रॉल्ट ने तो इक्वेशन दी P इज इक्वल्स टू, रॉल्ट से आ गया हमारे पास P इज इक्वल्स टू पी नॉट एक्स, और डेल्टन से आ गया मेरे पास P इक्वल टू P टोटल इंटू वाई। क्लियर है? तो मैंने कहा फॉर कंपोनेंट ए, फॉर ए के लिए मैंने लिख लिया P A इज इक्वल्स टू P नॉट ए एक्स, और फॉर बी के लिए मैंने लिख लिया P B इज इक्वल्स टू P नॉट बी एक्स बी। यस और नो? मैंने कहा यहाँ पर देखिए P A किसके इक्वल आ गया बेटा जी? P टोटल इंटू वाई ए, और पी बी किसके इक्वल आ जाएगा? पी टोटल इंटू वाई बी के। क्लियर है? तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, इसको मैंने लिख लिया इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज 1 इज 4। ऑल क्लियर? मैंने कहा क्या आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो? दिस इज ऑल्सो पार्शियल प्रेशर, दिस इज ऑल्सो पार्शियल प्रेशर, शैल आई कंपेयर बोथ दिस इक्वेशन? बिल्कुल यस, कर सकते हैं हम कंपेयर। तो मैंने कहा पार्शियल प्रेशर को मैंने इक्वेट कर दिया, इक्वेटिंग द इक्वेशंस 1 एंड 2, क्या आ जाएगा? तो मैंने कहा पी नॉट ए एक्स ए इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए। तो वाई ए किसके इक्वल आ गया? इसको इधर ट्रांसफर कर दो, पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाय पी टोटल, ये आ गया आपका वाई ए। यस और नो? सेम ऐसे ही मैंने कह दिया ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो? पी नॉट बी एक्स बी इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई बी। तो वाई बी किसके इक्वल आ गया? पी नॉट बी एक्स बी डिवाइडेड बाय पी टोटल के, ये आ गया मेरा वाई बी। यस और नो? मुझे पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। क्या वैल्यूज पुट कर दूं मैं? तो मैंने कह दिया यहीं पर आप क्या लिख सकते हो कि वाई ए किसके इक्वल है? पी नॉट ए एन ए डिवाइडेड बाय पी टोटल इंटू एन टोटल। यहां पर लिख सकते हो वाई बी किसके इक्वल है? पी नॉट बी इंटू एन बी डिवाइडेड बाय पी टोटल इंटू एन टोटल। यस और नो? यस और नो? इतना समझ में आता है? आइए, अब मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चंस इस पर भी डिस्कस करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। आपको रेशियो दे रखा है पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी का एट अ गिवन टेम्परेचर एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर, द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन द वेपर फेज इज दिस। वेपर फेज का मतलब वाई ए अपॉन वाई बी का आपको दे रखा है रेशियो, देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सोल्यूशन फेज आपको बताना है। ठीक है, करें स्टार्ट। तो मैंने कहा पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, ये आपको शायद 1/3 दे रखा, हाँ ठीक है। वाई ए और वाई बी आपको दे रखा है 4/3। ठीक है, कैलकुलेट करना है आपको एक्स बी। आइए करते हैं, करें स्टार्ट। मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पी नॉट ए एक्स ए किसके इक्वल है? पी टोटल इंटू वाई ए के, हाँ या ना? मैंने कहा पी नॉट बी एक्स बी किसके इक्वल है? पी टोटल इंटू वाई बी के। ठीक है, दोनों का रेशियो ले लूं, ये फर्स्ट ये सेकंड, मैंने ले लिया दोनों का रेशियो। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या आ जाएगा? तो पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाय पी नॉट बी एक्स बी इज इक्वल्स टू पी टोटल वाई ए।
अपॉन पी टोटल बाय पी। यस और नो? आइए, क्या पी टोटल से पी टोटल कैंसिल हो गया। पी नॉट ए बाय पी नॉट बी मुझे दे रखा है 1/3 इंटू एक्स ए अपॉन एक्स बी इज इक्वल्स टू वाई ए। वाई बी मुझे दे रखा है शायद 4/3। यस यस 4/3। यस और नो? 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया? एक्स ए अपॉन एक्स बी इज इक्वल्स टू 4। तो मैंने कह दिया एक्स ए इज 4 टाइम्स दी एक्स बी। आपको बी निकालना है तो एक्स ए की वैल्यू पुट कर दो। क्या वैल्यू पुट करोगे? एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1। तो एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी। वैल्यू पुट कर दी मैंने, 1 माइनस एक्स बी इज इक्वल्स टू 4 एक्स बी। इधर ट्रांसफर कर दो, 1 इज इक्वल्स टू 5 एक्स बी हो गया। तो एक्स बी कितना आ गया आपका? 1/5 विच इज इक्वल टू 0.2। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है? देखिए लास्ट क्वेश्चन। एट 90 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्विन इज 400 टॉर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर आपको दे रखा है, दैट ऑफ xylene इज दिस। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर which boils at 90 degree when pressure is this? What is the composition of vapor phase? तो मैंने कहा अगर मैं बात करूं वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्विन कितना दे रखा है आपको? वेपर प्रेशर टॉल्विन का, वेपर प्रेशर दे रखा है टॉल्विन का आपको 400 टॉर। कितना दे रखा है आपको? 400 टॉर आपको दे रखा है। ठीक है, दूसरा आपको पी नॉट xylene गिवन है बेटा, कितना? 150 टॉर। ठीक है, अब मैंने कहा इस टॉल्विन को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ए से और xylene को रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम बी से। क्लियर है? तो मैंने कहा पी नॉट ए आपको गिवन है 400 टॉर और पी नॉट बी आपको गिवन है 150 टॉर। ठीक है, आपको निकालना क्या है? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, मतलब आपको निकालना है एक्स ए एंड आपको निकालना है एक्स बी। फिर आपको बोला है जब आपका P सोल्यूशन गिवन है इस टाइम पर 0.5 atm, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, मतलब आपको YA YB भी निकालना है। क्लियर है? सबसे पहले इस एटीएम को टॉर में कन्वर्ट करूं तो मैंने कहा मुझे पता है 1 atm इज इक्वल्स टू होता है 760 टॉर। तो इतने में कितना हो जाएगा? तो P सोल्यूशन इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू मल्टीप्लाई कर दो 760 से, इतना टॉर आ गया। क्लियर? आइए इक्वेशन लिख दी मैंने, P सोल्यूशन इज इक्वल्स टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो मैंने कहा P सोल्यूशन कितना है? 0.5 इंटू 760 इज इक्वल्स टू P नॉट ए कितना दे रखा है आपको? 400 इंटू एक्स ए प्लस P नॉट बी दे रखा है 150 इंटू एक्स बी। यस और नो? दोनों में से एक की वैल्यू पुट कर दो। तो मैंने कहा एक्स ए की वैल्यू पुट कर दी मैंने 1 माइनस एक्स बी, कर दो पुट। तो ये 0.5 इंटू 760 इज इक्वल्स टू 400 1 माइनस एक्स बी इज प्लस 150 एक्स बी। सॉल्व कर ले इसको एक्स बी के लिए, तो 400 इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का 400 एक्स बी प्लस 150 एक्स बी इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 760। ठीक है, 400 में से 150 गए, कितना बचा? 400 में से 150 गए, कितना बचा? 250। तो मैंने कहा 400 माइनस 250 एक्स बी इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 380। तो 380 माइनस 400 इज इक्वल्स टू माइनस का 250 एक्स बी। ठीक है, ये कितना आ गया? माइनस का 20 इज इक्वल्स टू माइनस 250 एक्स बी। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। एक्स बी कितना आया आपके पास? 2 डिवाइडेड बाय 25, ये आ गया 0.08 आ गया। क्लियर है? तो मैंने कह दिया कि एक्स ए कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस 0.08 कितना आया? ये 0.92। क्लियर है इतनी सी बात? तो ये एक्स ए और एक्स बी तो आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है
वेपर फेज का YA और YB, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मैंने कहा मुझे पता है कि P ए किसके इक्वल होता है, P टोटल इंटू YA के। मुझे PA नहीं पता, PA लेकिन मैं निकाल सकती हूँ, क्या होता है P नॉट ए एक्स ए। तो मैंने कहा P नॉट ए मुझे पता है 400 इंटू एक्स ए कितना है आपके पास, एक्स ए 0.92, ठीक है। PA आ गया, PA की वैल्यू पुट कर दी, 400 इंटू 0.92 इज इक्वल्स टू P टोटल कितना था 0.5 इंटू 760 टॉर इंटू YA, ठीक है। तो YA आ गया, यहाँ से YA आ गया आपका 400 इंटू 0.92 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 760। इसे सॉल्व करोगे और फिर YB के लिए क्या कर दोगे, 1 माइनस YA करोगे। क्लियर है? ऐसे आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर है इतनी सी बात? तो ये सारी चीजें थी, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे जो पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने वाले टाइम में ऐसे क्वेश्चंस पूछने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। क्लियर है? तो मैंने कहा कि आज के लेक्चर में जो मेन टॉपिक्स थे हमारे, वो थे हमारे पास में रॉल्ट लॉ एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड द रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ दीज रूल्स। क्लियर है? आइए, तो अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो और अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज द मोटिवेशन फॉर अस कि मैं और भी मेहनत करने की मुझे इच्छा होती है। अगर आपका एक लाइक बटन आता है, एक सब्सक्राइब आता है, तो मुझे और ज्यादा अच्छे से मेहनत करने की खुशी मिलती है। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and don't forget to press the bell icon for the future notifications. Thank you for watching.